तो अब क्या करेंगे, हम करेंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। चलिए देखते हैं, चलिए बैंकिंग ट्रांजैक्शंस देखते हैं, है ना। फर्स्ट, कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट और डिपॉजिट इन अकाउंट, है ना। कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, या तो आप अकाउंट ओपन करने के लिए उसमें जमा करवा रहे हैं, या पहले से ही ओपन है आप उसमें पैसे जमा करवा रहे हैं। आपने अपने पास जो नगदी थी वो अकाउंट में क्या किया, जमा करवा दिया, है ना। चलिए, तो यहां पर क्या हो गया, एक एसेट्स तो बढ़ गई, कौन सी, बैंक। एक एसेट्स तो बढ़ गई और दूसरी एसेट्स क्या हुई आपकी, कम हो गई, कौन सी, कैश। हमने देखा था जो एसेट्स है उसका डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस का मतलब है जब एसेट्स बढ़ेगी तब उसको डेबिट किया जाएगा और जब एसेट्स कम होगी उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो बढ़ रहा क्या है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। तो करेंगे क्या आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करेंगे। जी सर, हमें समझ में आ गया। ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है कैश विड्रॉन। यहां पर भी सेम ही बात है, कैश विड्रॉन यानी आपने अपने अकाउंट से कैश निकाल लिया। एक एसेट्स बढ़ रही है, वो कौन सी बढ़ रही है आपकी, कैश बढ़ रही है। तो जो एसेट्स बढ़ रही है उसको डेबिट करेंगे और जो एसेट्स कम हो रही है, खाते में से पैसे निकाल लिया तो बैंक अकाउंट, तो बैंक बैलेंस तो कम हो गया ना, तो कर दूंगा टू बैंक अकाउंट। तो ये थी हमारी सेकंड नंबर एंट्री, ये थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये था आपका कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। भाई पर्सनल यूज के लिए जब भी आप अपने बिजनेस से पैसे निकालते हैं उसे क्या बोला जाता है, विड्रॉन करते हैं पर्सनल यूज के लिए, उसे क्या बोला जाता है, ड्राइंग। और हमें पता है कैपिटल का बैलेंस तो क्रेडिट होता है, लेकिन ड्राइंग्स का जो बैलेंस होता है वो आपका डेबिट होता है। तो ड्राइंग्स को तो क्या किया यहाँ पे, डेबिट कर दिया। और दूसरा, क्योंकि आप अपना विड्रॉल कर रहे हो, वो किधर से कर रहे हो, आप फ्रॉम बैंक, बैंक से कर रहे हो, तो बैंक आपकी जो एसेट्स है वो कम हो रही है। तो जब भी एसेट्स कम होती है उसको क्रेडिट कर दें। तो एंट्री क्या हुई आपकी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जी सर, हमें थर्ड जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है वो भी समझ में आ गया। फोर्थ देखते हैं, पेमेंट बाय चेक। चेक के थ्रू पेमेंट किया, किसको, क्रेडिटर को। तो जो क्रेडिटर है वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। लेकिन यहां पर आप लाइबिलिटी को पे कर रहे हो तो आप उसको क्या कर दोगे, कम करोगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसको डेबिट करोगे। क्रेडिटर है कौन, राकेश है। तो राकेश को तो क्या कर दिया आपने, डेबिट कर दिया, कम कर दिया राकेश के बैलेंस को। तो राकेश अकाउंट डेबिट। अब कैसे किया आपने पेमेंट, चेक से किया। चेक से किया तो हमारा जो बैंक है, एसेट्स है, वो क्या होगी, कम होगी, तो उसको कर देंगे क्रेडिट। तो एंट्री होगी आपकी राकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जी सर, ये हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू अ क्रेडिटर, है ना। आपने क्रेडिटर को ड्राफ्ट से पेमेंट किया, है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी, यहां पर भी आपकी सेम ही होगी। कौन है आपका क्रेडिटर, विकास। विकास को पेमेंट करोगे तो विकास का लाइबिलिटी है, वो क्रेडिट बैलेंस है उसका, लेकिन आप पेमेंट करके उसको कम करने के लिए क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो विकास अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन साथ में अगर कोई चार्जेस भी हुए तो उसने बोल दिया बैंक चार्जेस भी लिख दिया। तो विकास अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक। बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस है इसलिए हमने उसको डेबिट कर दिया। ठीक है सर, ये दोनों एंट्रीज हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट आप पेमेंट ऑफ एक्सपेंस से रेंट बाय चेक। अभी भी आपने अपने एक्सपेंस का भुगतान किए, चेक से ही किए, तो कम तो अभी भी आपका बैंक ही होगा। चेक से डायरेक्ट क्या अफेक्ट होगा, आपका बैंक अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी आपकी, आपने एक्सपेंस का भुगतान किया, सारे एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है आपका, डेबिट बैलेंस। तो आप करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चार्जेस पेड टू और चार्ज्ड बाय बैंक। चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक ने अपने चार्जेस आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिए, तो वो हो जाएगा आपका बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलिए, अब ये जो तीन ट्रांजैक्शन है ये इंपॉर्टेंट है और ये हमें अच्छे से समझने, ये हमें अच्छे से समझने। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर। चेक या ड्राफ्ट आपको क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, किससे हुआ है, डेटर से। डेटर कौन है, राहुल। और एंड डिपॉजिट इन द बैंक ऑन द सेम डे, यानी आपका जो राहुल है ना, आप वो आपका डेटर है, उससे आपको चेक मिला और आपने क्या किया, उसको उसी दिन ले जाके बैंक में लगाया और पैसे लेके आ गए, पैसे लेके आ गए। आई बात समझ में,
यही बात समझ में? जी सर, आपने आपके डेटर ने आपको क्या किया, चेक दिया, आपने बैंक में लगाया है ना, और आपके अकाउंट में पैसे आ गए। तो यहां पर आपका जो बैंक बैलेंस है वो तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वो तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि उसी दिन पैसे आ गए। लेकिन जो राहुल है ना, वो आपका डेटर था, अब आप उसको क्या करोगे, डेटर एसेट्स होती है, कम करोगे। कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। एक और यहां पर जो ट्रांजेक्शन है ना, वो सेम ही दिन हो रहे हैं। सबसे पहले उसने आपको क्या दिया, चेक दिया, चेक दिया, और उसी दिन आपने उस चेक को क्या कर दिया, बैंक में लगा दिया। तो यहां पर जो एंट्री होगी वो होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट। भाई कोई भी दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने जो चेक या ड्राफ्ट आपको मिला, आपने सेम ही डे उसको बैंक में जमा करवा दिया। लेकिन अब नीचे वाले ट्रांजैक्शन देखना, आपका एक और जो डेटर है वो कौन है, अंकुर है। उससे आपको चेक मिला, लेकिन आपने कहा यार मेरे पास टाइम नहीं है, इसको मैं 5-6 दिन बाद में क्या करूंगा, बैंक में लगा के पैसे ले लूंगा। तो 5-6 दिन के लिए, क्योंकि आपके पास में चेक आ गया है ना, और आपका डेटर भी कम हो गया, तो 5-6 दिन के लिए आप क्या एंट्री करेंगे, क्योंकि वहां पर तो क्या किया आपने, चेक आया और बैंक में लगा दिया। यहां पर आपने क्या किया, चेक अपने पास में रख लिया, यानी डेटर्स तो कम हो गए और चेक भी आपके पास में पड़े, लेकिन आपने बैंक में नहीं लगाया। तो एक बार आज के दिन जो एंट्री करूंगा वो मैं क्या करूंगा, सेम डे जो एंट्री करूंगा चेक रिसीव होने पे, वो क्या करूंगा, वो मैं करूंगा चेक इन हैंड नाम से। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, डेटर कौन है, वो है आपका अंकुर। वो कौन है आपका, अंकुर। तो ये एंट्री आप करेंगे किस दिन, जिस दिन आपको चेक मिला। और जिस भी दिन बाद में आपने, बहुत दिनों बाद, कुछ दिन बाद, जितने भी दिन बाद, जब आपने क्या किया, उस चेक को बैंक में लगाया, तो आपका बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तब आप एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। और क्योंकि आपके पास में बैंक में पैसा आ गया और चेक इन हैंड चला गया, तो आप इसको क्रेडिट कर देंगे टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड। और अल्टीमेट देखें तो इस डेबिट से ये क्रेडिट कैंसिल होकर एंट्री तो वही बनी, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंकुर। लेकिन यहां पर क्योंकि हमने चेक को या ड्राफ्ट को सेम डे अकाउंट में नहीं लगाया, इसलिए ये दो एंट्रियां होगी जो आपको अच्छे से समझनी। जी सर, हमें समझ में आ गई, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यही है हमारे 3 ट्रांजेक्शन थे। क्लियर? यस सर, क्लियर। अब बोला जब हमने बैंक में उसको जमा करवाया ना, डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड से ऑफ अंकुर। अंकुर का जो हमने चेक थोड़े दिनों बाद में जब बैंक में लगाया ना, तो बैंक वाले ने बोला इसमें पैसे ही नहीं है, चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो जिस अंकुर को पहले आपने कभी डेटर्स से कैंसिल करके डेटर्स हटा दिया था, उसको वापस से क्रिएट करोगे आप, उसको वापस से डेटर्स बनाओगे। डेटर्स एसेट्स हैं और उसको क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। इसलिए इस एंट्री में आपको किया अंकुर्स अकाउंट डेबिट। और जो आपने बैंक अकाउंट डेबिट गलती से लिख दिया था, पैसे तो आए ही नहीं, उसको वापस से क्रेडिट करोगे, वो करोगे टू बैंक अकाउंट। अब इसको भी अगर ध्यान से देखें तो ये बैंक से बैंक कट गया, ये अंकुर से अंकुर कट गया, और जो अंकुर पहले आपने डेटर बनाया था वो डेटर ही रह गया। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट है इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक। भी हमारे खाते से बैंक वालों ने, है ना, इंटरेस्ट का खर्चा काट लिया, डिडक्ट कर लिया खर्चा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। भी हमें अलाउ किया है, यानी हमें ब्याज दिया है बैंक ने, तो हमारे लिए इनकम होगी, इसलिए हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है। बैंक मेक्स पेमेंट ऑन फर्म्स बिहाफ। फर्म के बिहाफ पे बैंक ने पेमेंट कर दिया, किसका, इंश्योरेंस प्रीमियम का, तो हम कहेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट है आपका ड्यूज कलेक्टेड बाय बैंक ऑन फर्म्स बिहाफ। हमारे बिहाफ पे जो बैंक है ना, उसने फर्म्स से ड्यूज कलेक्ट कर लिए। कौन से, डिविडेंड। हमें जो कंपनी से डिविडेंड मिला वो हमने नहीं लेके किसने ले लिया, बैंक ने ले लिया। और बैंक जब डिविडेंड लेगी तो बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा ही, और एक इनकम भी हो जाएगी, कौन सी, डिविडेंड। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव।
नेक्स्ट है रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन, रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन इन कैश, नगद अगर आपने बैंक लोन का भुगतान कर दिया, बैंक लोन लायबिलिटी है, भुगतान करोगे तो वो कैंसिल होगी, कैंसिल करने के लिए उसको आप करोगे डेबिट, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस कैंसिल करने के लिए डेबिट, तो एंट्री क्या होगी, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब अगर आप रिपेमेंट कर रहे हो बैंक लोन का चेक से, तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ना होके हो जाएगा टू बैंक। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, एक अकाउंट से निकाल के किसी दूसरे खाते में अगर मैंने पैसा जमा करवा दिए तो वो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब मान लीजिए इसमें कौन से निकाले, फ्रॉम एसबीआई टू पीएनबी, एसबीआई से निकाले तो जिससे निकालूंगा उसका बैलेंस कम होगा तो उसको तो करूंगा क्रेडिट, और जिसमें डालूंगा उसको कर दूंगा डेबिट, तो बैंक अकाउंट पीएनबी वाला डेबिट टू बैंक अकाउंट एसबीआई। जी सर, ये हमें समझ में आ गए। तो अभी तक हमने जो डिस्काउंट वाले पॉइंट थे वो कर लिया, बैड डेट वाले पॉइंट्स कर लिए, है ना, बैंकिंग ट्रांजैक्शन वाले कर लिए। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या है, गुड्स गिवन एज चैरिटी और गुड्स डोनेटेड। चलिए देखते हैं। द अमाउंट ऑफ परचेज इज रिड्यूस्ड विद द परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स गिवन एज चैरिटी। जो भी आप चैरिटी में, है ना, जो भी आप चैरिटी में गुड्स डोनेट कर रहे हैं, है ना, उसके लिए इसने क्या बोला, आपका जो परचेज है हम उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। जनरली हम क्या देखते हैं बिजनेस में, आपका जो स्टॉक है आप उसको बोलते हो वो गुड्स है, वो क्या है, आपका गुड्स है। जब वो बढ़ता है तब आप उसको डेबिट करते हो परचेज के नाम से, जब आप उसको बेचते हो घटता है तो आप उसको डिनोट करते हो सेल्स के नाम से। लेकिन जब आप उसको सेल्स के नाम से डिनोट करते हो ना, तो यहां पर तो क्या होता है, कॉस्ट में जो प्रॉफिट एलिमेंट है वो भी जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जब आप गुड्स को चैरिटी कर रहे हो, है ना, डोनेशन कर रहे हो, तब आप कोई प्रॉफिट एलिमेंट की बात थोड़ी करोगे। जब आप सिर्फ किसकी बात करोगे कि माल लाया और चैरिटी में दे दिया, तब आप किसकी बात करोगे, सिर्फ कॉस्ट की बात करोगे। तो यहां पर इसलिए हमने बोला कि परचेज, अब सेल्स का तो नाम आ नहीं सकता क्योंकि उसमें तो प्रॉफिट एलिमेंट होता है, उसमें क्या होता है, प्रॉफिट एलिमेंट बात होता है। नाम हम किसका यूज में लेंगे, परचेज का। परचेज को डेबिट कर नहीं सकते क्योंकि गुड्स बढ़ता है ना, परचेज को डेबिट तो तब करते हैं। यहां पर तो चैरिटी में जब आप अपना गुड्स दे दोगे तो गुड्स बल्कि क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए यहां पर आप क्या करोगे, परचेज को ही डेबिट ना करके क्रेडिट कर लोगे। क्या करोगे, क्रेडिट कर लोगे। तो अगर आप चाहे सैंपल में दे रहे हैं, चाहे चैरिटी में दे रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, है ना, इन सभी केसेस में आपका जो परचेज है आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। और जो खर्चे हो रहे हैं हमारे, चैरिटी, डोनेशन, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, सैंपल, जिसी भी नाम से, उनको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। उनको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। आई बात समझ में? जी सर, हमें बात समझ में आ गई। एक बार वापस से बता देता हूं कि वैसे तो परचेज आपके जो भी गुड्स होता है ना, उसमें या तो आपका परचेज होता है या सेल्स होता है। परचेज कब होता है, जब आप गुड्स को डेबिट करते हो, यानी गुड्स बढ़ता है। सेल्स कब करोगे, उसको क्रेडिट करोगे, जब आप गुड्स को बेच देते हो, गुड्स कम हो जाता है, जब आप सेल्स करोगे यानी वो क्रेडिट कर दिए। लेकिन यहां पे गुड्स तो कम हो रहे हैं लेकिन सेल्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सेल्स का मतलब तो होता है कॉस्ट में प्रॉफिट एलिमेंट भी जुड़ा हुआ है। लेकिन आप चैरिटी कर रहे हो, सैंपल के तौर पे बांट रहे हो, तो कोई प्रॉफिट थोड़ी हो रहा है आपको। इसलिए सेल्स वर्ड हम यूज में नहीं लेते, हम परचेज को यूज में ले लेते हैं। और क्योंकि परचेज में गुड्स बढ़ नहीं रहा, यहां पर कम हो रहा है, तो परचेज में भी आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। जी सर, अब हमें बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये था आपका गुड गिवन एज चैरिटी और गुड्स गिवन एज सैंपल। परचेज को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, और डेबिट किसको करेंगे, जो भी आपका खर्चा हो रहा है उसी को। नेक्स्ट है आपका लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर, एंट्री क्या होगी, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। यहां पर भी क्योंकि आपके माल में आग लग गई, सेम ही बात है, आपके माल में आग लगी, आपका गुड्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन उसको सेल्स थोड़ी बोल सकते हैं, सेल्स उसको नहीं बोल सकते, तो हम बोलेंगे परचेजेस को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। एंट्री क्या की, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट, है ना, चाहे चोरी हो जाए चाहे आग लग जाए, अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, चलिए और देखते हैं।
आगे इसने बोला इन केस गुड्स वर इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस क्लेम फॉर द अमाउंट ऑफ लॉस इज लॉस्ट। चलो अब इंश्योरेंस वाले पहले क्या करेंगे, जो आपका लॉस हुआ है उसे बुक करेंगे, उसको बुक करेंगे। तो बुक करने की एंट्री क्या होगी आपकी, इंश्योरेंस अकाउंट कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। यहां पर इन्होंने क्या बोला, अच्छा लॉस हो गया, हमने बोला अरे लॉस हो गया, लॉस हो गया, हमने लॉस को डेबिट कर लिया। इंश्योरेंस ने बोला अरे लॉस हो गया, लॉस क्यों हो गया, हम बैठे हैं ना, तो हमने बोला आप दोगे क्या पैसे, उसने बोला हम देंगे। तो हमने क्या कर लिया, इंश्योरेंस को तो एज ए डेटर की तरह, क्योंकि अब उससे पैसे लेने, डेबिट कर दिया। और हमने बोला लॉस तो हुआ ही नहीं है, भूल जाओ लॉस को। तो लॉस को जो पहले डेबिट किया था वापस से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। जिस लॉस को पहले डेबिट किया था यहां पर उसको वापस से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और अब इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करके यानी डेटर्स की तरह हम मान के भूल गए। अब थोड़े दिनों बाद हमने कहा अरे पैसा तो लाओ, तो इंश्योरेंस कंपनी या तो खुशखबरी दे देगी क्या, फुल अमाउंट ले जाओ आप, तो आप क्या करो फुल अमाउंट ले जाओ। तब हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। डेटर्स को हमने खत्म कर दिया और बैंक में हमारा पैसा आ गया, तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन अगर इंश्योरेंस ने झटका दे दिया, पूरा पैसा हम आपको नहीं देंगे, हम आपको कितना दे रहे हैं, मान लीजिए 70% ही दे रहे हैं, तो आप एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट वो 70% पैसा जो हमें इंश्योरेंस वाले दे देंगे। लेकिन 30% पैसा तो अभी भी हमारा क्या हो गया, नुकसान हो गया ना। 100 रुपए में आग लगी, बैंक से हमको इंश्योरेंस वाले 70 ही दे रहे हैं, तो अभी भी 30 का तो नुकसान हो गया ना। तो जिस नुकसान को पहले आपने वापस से कैंसिल कर दिया था, उसको वापस से क्रिएट करेंगे डेबिट करके, कितने से, 30 से। और टू इंश्योरेंस कंपनी आप क्या कर दोगे, 100 से कर दोगे। ये 70, ये 30 और ये 100। इंश्योरेंस आपका वापस से आपने क्रेडिट कर लिया, बैंक में 70 रुपए आ गए और लॉस हो गया आपका कितना, 30 का। तो ये था आपका इंश्योरेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका किसका, ड्राइंग्स का। ड्राइंग्स मीन अमाउंट और गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। तो हमें पता ही है कि हम बिजनेस में है ना, चाहे पैसा चाहे गुड्स अगर विड्रॉन कर लेता है प्रोप्राइटर, किस लिए, पर्सनल यूज के लिए, वो क्या होता है आपका, ड्राइंग्स होती है। ड्राइंग्स दो तरह से होगी है ना, या तो आप कैश ले जाओ या गुड्स ले जाओ। कैश ले जा रहे हो तब आपकी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है। और पैसे ले जा रहे हो, बिजनेस में पैसे की कमी हो रही है, एसेट्स है, बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, लेकिन कमी होती है तो क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। और गुड्स ले जा रहे हो अगर, तो एंट्री हो जाएगी आपकी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यहां पर भी सर परचेज क्यों, भी खुद के बिजनेस से अगर कोई गुड्स घर पे लेके जा रहे हो तो कोई खुद को प्रॉफिट में थोड़ी बेचोगे है ना। और जहां पर भी प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है, सेल्स का नाम नहीं आएगा, परचेज का ही नाम आएगा। जब प्रॉफिट एलिमेंट ना हो तब सेल्स का नाम नहीं आएगा, परचेज का ही नाम आएगा। बस फर्क इतना है, बढ़ रहा है तो परचेज को डेबिट कर दो, गुड्स कम हो रहा है तो परचेज को क्रेडिट कर दो। जी सर, अब हमें अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जब भी आप फिक्स्ड एसेट्स को खरीदेंगे तो आपके पास एक नई एसेट्स आ रही है, और जब एसेट्स आएगी तो उसको क्या करते हैं, एसेट्स बढ़ रही है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी हो, फर्नीचर फिक्चर हो, कोई सी भी एसेट्स हो, जब आप खरीदोगे नई एसेट्स आएगी तो आप उसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। अब आपको क्योंकि एक एसेट्स लेके आए हो तो बदले में कुछ चुकाना पड़ेगा ना, कैश चुका रहे हो, एक एसेट्स की क्या हो रही है, आपकी कमी हो रही है। एसेट्स जो बढ़ेगी उसको डेबिट करेंगे, जिस एसेट्स की कमी होगी उसको क्रेडिट कर देंगे। तो टू कर दोगे कैश बैंक अकाउंट, और अगर उधार छोड़ दिया तो टू कर दोगे सप्लायर या फिर क्रेडिटर। ये तो किसकी बात थी, जब परचेज कर रहे हो, बेच रहे हैं तब एक एसेट्स तो जाएगी कौन सी, एसेट्स चली जाएगी है ना, फिक्स्ड एसेट चली जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह चले जाएंगे। और बेचने में जो पैसा मिलेगा यानी एक एसेट्स आ रही है, जो एसेट्स आ रही है बढ़ रही है उसको डेबिट करेंगे। तो कैश बैंक को तो क्या करोगे, डेबिट करोगे, और फिक्स्ड एसेट्स को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। अब अगर सामने वाले ने पूरा पैसा ना देके कुछ पैसा उधार रख लिया तो आप कर दोगे परचेजर अकाउंट डेबिट है ना। अब आप ये देखोगे खरीद बेच में फायदा हुआ या नुकसान, फायदा हो रहा है तो आप कर दोगे टू गेन, नुकसान हो रहा है तो आप कर दोगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट। दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, फायदा नुकसान एक साथ थोड़ी हो सकते हैं एक चीज पे। आई बात समझ में, तो इसलिए बोला ईदर ऑफ टू अकाउंट विल अपीयर।
कोई भी एक आ जाएगा इनमें से। जी सर, ये भी सिंपल बात थी, हमारे समझ में आ गई। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। चलिए, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये कॉन्सेप्ट है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का। अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो उस एसेट्स का जो भी आपने छोटे मोटे उससे रिलेटेड खर्चे भी किए हैं वो भी उसी का पार्ट माना जाएगा। सर समझ में नहीं आई। जैसे मैंने बोला, मैंने एसी परचेज की है 49,000 की, और उसका जो फ्रेट है वो लग गए मेरे 500 रुपए, और जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो भी लग गए मेरे 500 रुपए, तो टोटल 50,000 रुपए लग गए। तो जो एसी खरीदने से लेके, परचेज करने से लेके पुट टू यूज तक के, जब मैं उसको यूज में लेने लायक लगाऊंगा तब तक के जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे उस एसी की ही कॉस्ट में माने जाएंगे। आप ये नहीं बोलेंगे एसी 49,000 की और जो एक्सपेंसेस है वो 1,000 की, इसको बैलेंस शीट में डाल दो, इसको P&L में डाल दो, ऐसा नहीं होगा। आप इस पूरे 50,000 को बोलोगे कि एसी की जो कॉस्ट है वो कितनी आई है, वो 50,000 आई है। अब बैलेंस शीट में एसी कितनी शो करोगे, 50,000। आई बात समझ में? ठीक है, चलो यही बात यही है क्या, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू मेक द एसेट्स रेडी फॉर यूज, खरीदने से लेके पुट टू यूज द रेडी टू यूज तक के जो भी खर्चे वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। जैसे कैरेज के हो गए, इंस्टॉलेशन हो गई मशीनरी की, फ्रेट, वेजेस पेड, जो भी आपने किया है ना, उसको लगाने के जरूरी खर्चे जितने भी आपने किए वो सब उसी का पार्ट माना जाएगा। Thus they are capital expenditure and debited to machinery account, AC account, या जो भी वो एसेट्स है आप उसी में उसको डेबिट करेंगे। एग्जाम्पल दिया इसमें, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग सच एज परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, है ना, मटेरियल खरीदा, वेजेस का भुगतान किया। तो आप जब बिल्डिंग खरीद रहे हैं जगह और बिल्डिंग बना रहे हैं, खरीदने से लेके बिल्डिंग जब तक बिल्कुल रेडी हो जाएगी तब तक के जितने भी खर्चे हैं वो बिल्डिंग की ही कॉस्ट में माने जाएंगे, और उसको आपको बैलेंस शीट में डालना है, P&L में चार्ज नहीं करना। ठीक है सर, ये बात हमारे समझ में आ गई, ये बात हमारी समझ में आ गई। नेक्स्ट है आपका एक पॉइंट क्या, मिसलेनियस और सन्ड्री एक्सपेंसेस। देखते हैं कई बार क्या होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे खर्चे होते हैं और हर एक छोटे छोटे खर्चे का अकाउंट बनाने लग गए तो पोथे तैयार हो जाएंगे बड़े बड़े, है ना। और वैसे ही हमें सर पोथे पढ़ने में तो वैसे ही बहुत दिक्कत आती है। तो छोटे छोटे रिफ्रेशमेंट, पोस्टेज, कन्वेंस, बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिनको हम एक ही नाम दे देते हैं, क्या, मिसलेनियस या सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट, और एक साथ उन सारे खर्चों को डाल दिया जाता है। पर है तो सारे खर्चे ही, और हमें पता है कोई सा भी खर्चा हो हम उसको डेबिट करेंगे, है ना, उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और कर देंगे टू कैश अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है सर, ये बात भी हमारी समझ में आ गई। अब हमने स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस तो देख लिए, अब हम देखने जा रहे हैं कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज तो चलो देखते हैं। ये है आपका फर्स्ट कौन सा, क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री, है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक की आपकी एंट्री होगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट, या फिर परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है सर, एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, इसने जो बोला क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है, वो अनसोल्ड गुड जो आपका एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में बच गया। एक आपको जो AS2 है आपका इन्वेंट्री का AS2 है, उसके हिसाब से आपको इसको वैल्यू करना है, जो बोलते हैं कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस, यानी आपकी इन्वेंट्री की, आपके स्टॉक की जो लास्ट में बच गया, है ना, उसकी कॉस्ट कितनी है और उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है। इनमें से जो भी कम होगा उसी पे आप इस स्टॉक को क्या करोगे, मेंटेन करोगे, आप उसको वैल्यूड करोगे। ठीक है सर, और एंट्री क्या होगी, वो होगी आपकी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। जी सर, ये हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका सेकंड कौन सा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कौन सा, आउटस्टैंडिंग। उससे नेक्स्ट क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस। तो चलो साथ में ही देख लेते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और ये हो गया आपका प्रीपेड एक्सपेंस। फिर आप देखेंगे दो इनकम के पॉइंट, ये तो एक्सपेंस के थे दोनों ही, ये दोनों किसके थे, एक्सपेंस के। अब दो आप इनकम के पॉइंट देखोगे, अक्रूड इनकम और कौन सा, अनअर्न्ड इनकम। इसका क्या मतलब होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या मतलब होता है, ड्यू बट नॉट पेड।
ड्यू तो हो गया लेकिन अभी तक हमने भुगतान नहीं किया है, तो हमें इन फ्यूचर में क्योंकि भुगतान करना पड़ेगा, ये क्या होती है आपकी लायबिलिटी होती है। ये क्या होती है आपकी लायबिलिटी होती है। प्रीपेड का क्या मतलब है, पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस, आपने एडवांस में पे कर दिया, अब फ्यूचर में आपको पे करने की जरूरत नहीं है, आप इकोनॉमिक बेनिफिट डेराइव कर सकते हैं। तो ये क्या है आपकी, ये आपकी एसेट्स है, ये क्या है आपकी एसेट्स हो गई। ठीक है सर, ये चीज हमें समझ में आ गई। अब इनका बताइए, अक्रूड इनकम क्या है, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इनकम ड्यू तो होगी पर प्राप्ति करना बाकी है, प्राप्ति करना बाकी है। तो इन फ्यूचर में कभी ना कभी आपको जो इनकम है उसकी प्राप्ति होगी, इसलिए जो अक्रूड इनकम है ये क्या है हमारी, ये आपकी एसेट्स है। ये क्या है आपकी एसेट्स है। अनअर्न्ड इनकम का मतलब ड्यू ही नहीं हुई लेकिन रिसीव हो गई, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये क्या है आपकी लायबिलिटी, ये क्या है आपकी, अभी तक आपने कमाया नहीं है लेकिन आपको इनकम रिसीव हो गई, ड्यू नॉट बट रिसीव, है ना। चलिए देखते हैं। तो हमें देखना है कि ये आपकी लायबिलिटी, ये एसेट्स और ये आपकी लायबिलिटी। हमेशा हमें पता है जो लायबिलिटी है उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या करना है आपको, क्रेडिट। तो आप करेंगे एक्सपेंसेस, एक काम करता हूं मैं अलग कलर ले लेता हूं, मैं अलग कलर ले लेता हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके। चलिए अब मैं क्या करूंगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, मेरी लायबिलिटी। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो मैं एंट्री करूंगा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यहां पर मैं क्या करूंगा, ये एसेट्स है, एसेट्स का क्या बैलेंस होता है आपका, डेबिट बैलेंस। तो आप करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू जो भी रेस्पेक्टिव आपका एक्सपेंस होगा वो, है ना। जो आपका रेंट भी हो सकता है, सैलरी भी हो सकती है, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी, कुछ भी हो सकता है। चलिए यहां पर भी ये क्या है आपकी एसेट्स है, तो आप बोलेंगे अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव इनकम, टू रेस्पेक्टिव इनकम, क्योंकि यहां पर आपकी अनअर्न्ड है, ये क्या है लायबिलिटी है। तो आप करेंगे इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम। जी सर, ये हमें समझ में आ गई। हमें यही ध्यान रखना है बस, जो लायबिलिटी है उनको हम क्या करेंगे, उनको हम क्रेडिट करेंगे, और जो आपकी एसेट्स है उनको आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये दो चीजें हमें ध्यान में रखनी। देखिए यही है, जैसे इसने बोला था, मान लीजिए अगर वेजेस है तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रीपेड है तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रेलेवेंट एक्सपेंस जो भी आपका होगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग वेजेस का क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रीपेड आपका डेबिट बैलेंस होता है ना। इनकम अक्रूड इनकम आपकी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव इनकम, जो कुछ भी हो सकती है। और लास्ट में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है ना, ये क्या करेंगे आप, क्रेडिट कर देंगे। तो रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। जी सर, ये हमें समझ में आ गया। और इसने बोल भी दिया अनअर्न्ड इनकम आपकी लायबिलिटी है ना, और एन इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिट। नेक्स्ट है आपका 6 पॉइंट, क्या, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, डिमिनिशिंग या रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन से फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू क्या होती है आपकी, कम होती है। और डेप्रिसिएशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो खर्चा है जिसको P&L में आप चार्ज करते हो। तो क्योंकि खर्चा है तो डेप्रिसिएशन खर्चा है ना, खर्चा हमेशा आप ऑलवेज क्या करते हो, डेबिट करते हो। फिक्स्ड एसेट्स क्या है, एसेट्स है, वैसे तो उसका डेबिट बैलेंस होता है, पर वो जब कम होती है या उसकी वैल्यू कम होती है उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो उसको क्या कर दोगे आप, क्रेडिट कर दोगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स हो गई आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। जी सर, हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कैपिटल ओनर्स ने लगाई है उस पर ब्याज देना पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है। और हमने सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था,
कि हमें हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है तो इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जी सर, हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। भाई हमारे से जो ओनर ने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले थे, उस पैसे पे ओनर हमें इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ब्याज पे कर रहे हैं, तो फर्म के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगी, आपकी इनकम होगी। इसलिए कैपिटल को तो क्या कर दिया, अब डेबिट कर दिया, टू कर दिया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। जी सर, ये बात भी हमें अच्छे से समझ में आ गई। चलिए, ये सारे थे आपके कौन से, एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब एक आपके कोर्स में स्पेसिफिक दिया हुआ है ओपनिंग जर्नल एंट्री। भाई इस साल का ओपनिंग होता क्या है, पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग। तो पिछले साल जो भी आपने बैलेंस शीट में क्लोज कर दिए थे चीजें, बैलेंस शीट बना दी थी, उनको वापस से नेक्स्ट ईयर में क्या करोगे, आप ओपन करोगे, और उस बैलेंस शीट से आप एक ओपनिंग एंट्री क्या करोगे, क्रिएट करोगे। तो जितनी भी आपकी जो एसेट्स है ना उनको तो क्या कर दोगे, आप डेबिट कर दोगे, और जो लायबिलिटीज है क्योंकि उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, उनको आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो बैलेंस शीट से ही हमारे बन गई कौन सी, ओपनिंग एंट्री। हमें पता होना चाहिए बस कि जो एसेट्स है उसका डेबिट बैलेंस है, जो लायबिलिटी है उसका क्रेडिट बैलेंस है, कैपिटल है उसका भी क्रेडिट बैलेंस है। तो सर इन तीन का ही नाम क्यों लिया, क्योंकि ये आपके परमानेंट अकाउंट है। जो इनकम एक्सपेंसेस वाली चीजें हैं ये आपके टेम्परेरी अकाउंट होती है। ये आपके कौन से अकाउंट होते हैं, टेम्परेरी अकाउंट होते हैं, और टेम्परेरी अकाउंट आपके बैलेंस शीट में जाके हो जाते हैं खत्म। जी सर, अब हमें समझ में आ गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी लेजर एंड ट्रायल बैलेंस की। धन्यवाद।